स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के एक बड़े दंगल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस कुछ घंटों के बाद मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की जनता ठाकरे ब्रदर्स की किस्मत का फैसला करेगी। महायुति में बीजेपी शिंदे का क्या होगा और अजीत पवार शरद पवार का क्या होगा। 29 नगर निगमों के लिए कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें सबसे प्रमुख है बीएमसी। उस बीएमसी मतलब 75,000 करोड़ रुपए का बजट, 227 सीटें, जहां पर पिछले 30 साल से ठाकरेज का दबदबा है। यूं कहें कि अनडिवाइडेड शिवसेना वहां हमेशा उस सत्ता केंद्र उसके पास रहा, लेकिन अब शिवसेना भी दो फाड़ हो चुकी है। अब देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और अब तो छोटे ओवैसी भी, अकबरुद्दीन ओवैसी, सब बड़े बड़े तेवर दिखा रहे हैं, सब मैदान में हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन है, लेकिन इसमें खेल बड़े बड़े हो रहे हैं। कैंपेन में हिंदू मुसलमान आ ही जाता है हमारे यहाँ चुनावों में, और ये चुनाव भी उससे अलग नहीं था। आते आते कैंपेन के लास्ट फेज में खुलकर हिंदू मुसलमान के तर्ज पर बयानबाजियां हुई, भारत पाकिस्तान तक बात पहुंच गई। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिखाई नहीं दिए हैं। अब कांग्रेस पार्टी वैसे वीबीए के साथ लड़ रही है बीएमसी का चुनाव, लेकिन आप अकेले ही समझिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है। उसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि राज ठाकरे आ गए थे उद्धव ठाकरे के साथ, और उसके अलावा जगह जगह पर जहां जहां जैसा जिस पार्टी को ठीक लगा उसके साथ उसने अलायंस कर लिया। जैसे पुणे बेल्ट में जो है शरद पवार अजीत पवार एक हो गए हैं, कई जगह पर शिंदे सेना और बीजेपी एक है, कई जगह पर एक साथ नहीं है, कहीं कहीं तो बीजेपी कांग्रेस भी एक साथ हो गई थी, ऐसा भी एक मौका बीच में आ गया था। तो ये लेकिन है बड़ी बात, और माना जा रहा है अभी तक जो पोलस्टर्स वगैरह हैं उनका एक कहना है कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए, और बीजेपी और मतलब महायुति को ज्यादातर नगर पालिकाओं में और बीएमसी में भी जीत हासिल होनी चाहिए। लेकिन मुंबई का मामला उतना सरल नहीं है जितना बाकी जगह का शायद हो सकता है, क्योंकि मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उनका एक होल्ड है। और हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि पूरे महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में जो वोटिंग आया परसेंटेज निकला, उसमें 12% था मात्र दोनों ठाकरेज को मिला करके। लेकिन अगर उसमें से केवल मुंबई अलग कर लेते हैं तो वो 31% हो जाता है। तो इस लिहाज से मुंबई की लड़ाई रोचक तो है, लेकिन क्या ये एक तरफा होगी या इसमें कोई अपसेट होगा, इसकी बात हम करेंगे। कुछ बयान में आपको सुना देता हूं जल्दी जल्दी। दावे देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे, इस लोग क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। महायुति जीतेगी, महायुति जीतेगी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आप देख रहे हो जिस जोश में, जिस जल्लोश में आज माहौल पूरे महाराष्ट्र में है। शिव शक्ति यानी उद्धव साहब और राज साहब के पीछे पूरी जनता साथ में आई है। लाडली बहन योजना हो या कोई भी योजना हो, अभी भाजपा पे विश्वास कोई रखता नहीं है। पिछले 6 महीनों से लाडली बहन की कोई ये नहीं दिए थे, पेमेंट नहीं दी। अगर मुंबई देवेंद्र जी के हाथों में जाए, जो पिछले 4 साल में प्रशासक करके वो कर रहे हैं, तो मुंबई को पूरा का पूरा वो अदानी के हाथों में देंगे। आए, ये जो बात कह रहे थे ये इनके हाथों में दे देंगे। जब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ने रैली की थी तो 10 मिनट तो केवल एक नक्शे पे ये बताया था 2014 से 24 के बीच में, अब 26 तक अडानी कहां से कहां पहुंच गए ये बताया था। खैर, मुंबई में एक बड़ा इशू है भी, क्योंकि जिस तरीके से धारावी का रीडेवलपमेंट हो रहा है, वो प्रोजेक्ट अडानी को मिला है, तो वो मुंबई में एक बड़ा इशू है। मैं आपको लेकिन एक तस्वीर दिखाता हूं और इससे आपको ये पूरा इलेक्शन समझ में आ जाएगा। ये देखिए, दो पार्टियों के लोग लड़ रहे हैं। आप पूछिए कौन सी पार्टियों के लोग लड़ रहे हैं? ये कांग्रेस या बीजेपी के हैं क्या आमने सामने? ये उद्धव ठाकरे या बीजेपी के लोग आमने सामने हैं क्या? नहीं, ये शिंदे सेना और बीजेपी के लोग आमने सामने हैं, और जूतम पेजार हो रही है, लठ बज रहे हैं। ये अंबरनाथ का इलाका है, अंबरनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी। यही हुआ था ना सर, जहां बीजेपी और कांग्रेस भी लोकल लेवल पर हो गया था कि एक साथ, तो यहीं पर ये मारपिटाई हुई। और ये शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं, उन्होंने इसको, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने ये पोस्ट किया है कि ये है असलियत महायुति की। अब आप बताइए चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, अमरनाथ अगर देखा जाए तो बेसिकली ये श्रीकांत शिंदे की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से कल्याण डोंबिवली से श्रीकांत शिंदे, जो एकनाथ शिंदे के बेटे, वो सांसद है वहाँ से। और ठाणे का क्षेत्र आता है, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, अमरनाथ, ये पूरा एकनाथ शिंदे के डोमिनेंस का क्षेत्र है। और भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ संगठन मजबूत है। तो चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने भी बेहतर प्रदर्शन है। कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी इसमें, तो बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर 15 सीटें बीजेपी की थी, तो बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर अपना अध्यक्ष बना लिया। तो कांग्रेस ने अपने 12 जो पार्षद थे उनको पार्टी से निकाल दिया बीजेपी के साथ जाने पे, तो 12 के 12 वो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो बनके उतरी थी वहाँ पर शिवसेना आए थे। शिवसेना को 27 वहाँ पर सीटें मिली थी। तो शिवसेना ने क्या किया, शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो 4 कॉर्पोरेटर थे उनको अपने साथ मिला लिया।
और कुछ निर्दलीय को मिलाकर कर उन्होंने अपना उम्मीदवार को वहां उपाध्यक्ष बनवा दिया शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ। तो उसके बाद उनका जुलूस निकल रहा था, उसमें बीजेपी बनाम शिवसेना एकनाथ जो है उनके कार्यकर्ता भिड़ गए। तो वहां पर चूंकि एकनाथ का भी होल्ड है और तो वो अभी आपकी समझ क्या कह रही है? 29 नगर पालिका महानगर पालिका ना बीएमसी को मिला के, जिन पर कल वोटिंग होनी और परसों नतीजा आना है। पहले मुझे एक बार बीएमसी के बाहर का हाल बता दीजिए, वहां पर क्या महायुति मेजोरिटी में ज्यादातर जगहों पर आने वाली है आपके साथ? देखिए, अगर पोलिंग 29 की बात करें तो मुझे लग रहा है 20 से ज्यादा जगह पर महायुति आएगी। मतलब बीजेपी का जो गुट है वो 20 से ज्यादा जगह पर अपनी सरकार बनाने की स्थिति में, मेयर बनाने की स्थिति में मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, 5 से 6 जगह में टफ फाइट है, अगर वो मैनेज हो जाता है तो बाकी जगह मतलब शिंदे इन तीनों को मिला करके हाँ, मतलब उसमें कांग्रेस भी शामिल हो जाएगा, बाकी शामिल होकर दूसरे लोग बना सकते हैं 7 से 8 जगह। 20 से ज्यादा जगह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व बनने की संभावना बन रही है। बीएमसी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर वहां पर महायुति का मेयर बनने जा रहा है। ठाणे के अंदर भी, पुणे में भी बीएमसी में आपके हिसाब से बिल्कुल क्लियर है, क्लियर विक्ट्री होनी बिल्कुल। और जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पे अजित पवार शरद पवार एक है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने के लिए जा रही है। तो अपसेट वहां हो सकता है, आपको लग रहा है मुंबई में इस बार? बिल्कुल नहीं, बीजेपी का मेयर बीएमसी की बात कर लेंगे। बीएमसी में अभी तक बीजेपी को लीड दिख रही है, लेकिन शिवसेना और ये दोनों जो ब्रदर्स हैं, ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं, उससे थोड़ी सी स्थिति उनकी मजबूत हुई है। और पिछली बार तो 84 सीटें शिवसेना अकेले के पास भी थी, उद्धव ठाकरे के पास। तो यदि दोनों लोग मिल जाते हैं तो 50-60 सीटों पर तो वो लोग, आप फाइट मानते हैं? फाइट मानता हूं मैं, उसको इतना कमजोर तरीके से मत देखिए। और वैसे यदि वो हार गए तो फिर तो उद्धव ठाकरे साहब के लिए कुछ बचेगा ही नहीं कि शिवसेना का क्या बचना है क्या नहीं बचना। बीएमसी में उनकी ताकत है, और शिवसेना खासतौर से मुंबई में जो शाखा प्रमुख जितने भी हैं वो शिवसेना के ज्यादातर लोग उद्धव ठाकरे के साथ। 6 में से 4 सांसद हैं इधर, 6 में से 4 सांसद हैं, तो इसलिए तो इतना कमजोर नहीं है दोनों लोग मिलकर। और दोनों के आने से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा वहां पर, भले ही वो उत्तर भारतीय उनको वोट ना दें, लेकिन मुस्लिम्स वहां पर, देखिए महाराष्ट्र में मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, मुंबई में। एक्चुअली ये और जो 10 एमएलए हैं उसमें से 8 या 9 एमएलए मुस्लिम एमएलए महाराष्ट्र में, मुंबई 40% मराठी, 40% नॉन मराठी और 20% मुस्लिम। ऐसा मोटा मोटा माना जाता है, ऐसा मोटा मोटा है। तो 40% मिल जाते हैं उद्धव ठाकरे और एक बार पूरा कर ले बात। तो उसका फर्क ये है कि अब इनके पास 60% वोट हो गया एक तरह से, 40% मराठी है, 20% मुस्लिम्स। तो मराठी को पूरा उधर ही क्यों? नहीं, मैं टोटल वोट कह रहा हूँ कि भाई ये 60% वोट है, लेकिन ये सीक्वेंस है, तो उसमें से 20% 25% वोट ठाकरे ब्रदर्स के पास आ सकता है, तो 40% वोट हो गया करीब करीब उनके पास। तो मुसलमानों के लिए तो कांग्रेस भी खड़ी है। हाँ, तो दोनों मिलकर वो तो वहां पर बाद में तो एक साथ ही आ जाएंगे ना। इसलिए कुल मिलाकर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कमजोर नहीं है कि बीएमसी में, आप बीएमसी में लड़ाई मानते हैं। एक लाइन जोड़ देता हूँ, 2017 में अगर ठाकरे बंधु एक हो जाते तो 116 सीटें दोनों जीत जाते मिलके, जिस हिसाब से दोनों का प्रदर्शन रहा था। तो क्या इस बार वो स्टेज में है तो 16, तो मुझे लग रहा है उसका 50% भी वो करने की स्थिति में नहीं है। मैं दो एक बयान आपको और दिखाना चाह रहा था कि कैसे ये, क्योंकि जैसे मुंबई की बात हुई तो 20% मुसलमान मुंबई के अंदर हैं, और मुंबई में वो सेंटिमेंट भी, मराठी नॉन मराठी सेंटिमेंट तो उखाड़ना चाह रही हैं और ठाकरे उखाड़ना चाह रहे हैं, ये दूसरा वाला इधर मदद करता है। तो उसमें आप सुनिएगा 2 बयान आपको। अकबरुद्दीन ओवैसी ये किसी चुनाव में आजकल निकल के आते हैं बाहर, ये तो ये बाहर निकले हैं। सीनियर ओवैसी भी बोल रहे हैं वैसे तो, लेकिन ये जूनियर का आज था बयान, तो मैंने कहा पहले ये क्योंकि कम दिखते हैं तो इनको सुनाएं आपको। और जवाब दे रहे हैं नीतीश राणे बीजेपी के। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ही ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। 15 तारीख के बाद अगर किसी ने भी यहाँ हमारे हिंदू समाज के लोगों के साथ कुछ भी मस्ती की तो 16 तारीख को या पटाखे फोड़ने में खुद आऊंगा, ये भी इधर कह के जा रहा हूं।
कोई भी आई लव मोहम्मद वाला चुन के नहीं आना चाहिए, कोई भी चुन के नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ से दफन भूमि तक ये लोग रुकेंगे नहीं। यहाँ पे लैंड जिहाद के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे यहाँ का हिंदू समाज को यहाँ से खत्म कैसे करना है, इस तरीके का षड्यंत्र इन लोग का शुरू हो जाएगा। उनको अब लोकल इलेक्शन में भी त्रिपाठी जी इसकी जरूरत होती है। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी चलो मैं मान लेता हूँ, हालांकि नीतीश राणे भी और क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं जब भी बोलते हैं, लेकिन इसकी जरूरत पड़ रही है इस इलेक्शन में भी। दरअसल लोकल इलेक्शन में ही इसकी लोकल इलेक्शन जरूरत में ज़्यादा हो जाती है। और चूंकि अकबरुद्दीन ओवैसी और नीलेश राणे जो कह रहे हैं, दोनों का अस्तित्व तो इसी पर टिका हुआ है, ये समझिए इसको, दोनों का अस्तित्व इसी पर टिका हुआ है और दोनों उसी अंदाज में बात करते हैं। दोनों अपनी अपनी बड़ी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक तरह से कहें आप, चाहे किराएदार कहिए चाहे मालिक कहिए, जो भी आप लोग समझ लें, लेकिन वो बस उतना ही है। मूल बात ये है कि क्या महाराष्ट्र का ये चुनाव पवार पावर और जो ठाकरे की शक्ति थी उसको पूरी तरह से शून्य कर देने वाला है क्या? ये चुनाव वही है और देवेंद्र फडणवीस उस तरफ बहुत मजबूती से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैं भी, जो विजय जी कह रहे हैं, जो समीर जी कह रहे हैं, दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं, घुमा घुमा के कह रहे थे, क्योंकि अलग अलग जगह खड़े हैं ना, तो इसलिए स्टाइल में अपनी अलग अलग। लेकिन मूल बात क्या है, दोनों भाई मिलकर भी 50 पार्षद बनवा पाएंगे क्या, ये थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना बड़े मजे से बीएमसी में अपना मेयर बनाने में कामयाब होंगे। इसके बाद मतलब सर इलेक्शन पे ही बोलिएगा, लेकिन अरशद मदनी जो है जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष जो है, इन्होंने अभी एक पोस्ट किया है आज ही क्यों किया ये तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बात करने लायक है। ये लिख रहे हैं, अरशद मदनी जी वाला दिखा दीजिएगा। महात्मा गांधी की हत्या के बाद अगर सांप्रदायिकता का सर सख्ती से कुछ कुचल दिया जाता तो देश तबाह होने से बच जाता। मतलब उनके हिसाब से देश तबाह हो चुका है, वरना नहीं लिखते कि बच जाता। फिर आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद लचकदार नीति अपनाई नफरत की राजनीति को लेकर के, इसलिए ये हाल हुआ। मतलब कह रहे हैं आरएसएस को निपटा देते, एक बार में खत्म कर देते, बैन किया था वही कर देते कि नहीं होना भाई, तो ये आज ये रूप हमको देखना ही नहीं पड़ता। फिर आगे लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है, लेकिन जो उसमें एक बात उन्होंने एक हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा है, इसलिए प्रोफेसर साहब को मैं जानना चाह रहा हूँ। आज की पीढ़ी उस इतिहास से अनभिज्ञ है कि आज़ादी से पहले ही जमीयत उलमा हिंद के नेतृत्व ने कांग्रेस के नेताओं से एक लिखित आश्वासन लिया था प्रोफेसर साहब कि आज़ादी के बाद देश का संविधान सेक्युलर होगा, जिसमें सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूर्ण धार्मिक आज़ादी होगी। लेकिन आज़ादी के बाद जब देश विभाजित हुआ तो कांग्रेसी नेताओं का भी एक बड़ा वर्ग उन नेताओं की इस मांग में शरीक हो गया कि जब मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर एक देश बन चुका है तो अब हमारा देश सेक्युलर नहीं होना चाहिए। फिर आगे वो लिखते हैं, फिर हमने जमीयत उलमा हिंद के नेतृत्व ने कांग्रेस के नेताओं का हाथ पकड़ा और बैठ गए और उनसे कहा कि अगर देश का विभाजन हुआ है तो इसके मसौदे पर हमने नहीं आपने हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए अपना वादा पूरा कीजिए। इसके बाद सेक्युलर संविधान मिला। मतलब वो कह रहे हैं देश को सेक्युलर संविधान कांग्रेस की वजह से नहीं मिला, बाबा साहब की वजह से नहीं मिला, जमीयत उलमा हिंद की वजह से मिला। देखिए, एक बात में तो सच्चाई है कि जमीयत इस्लाम जो था, जमीयत उलमा हिंद, वो उस समय पूरे आज़ादी के समय, आंदोलन के समय जो है वो भारत विभाजन के हक में नहीं था। ओके, ये बात ऑन रिकॉर्ड में कह सकता हूँ। लेकिन दूसरी बात है कि क्यों नहीं ऐसा था। उनकी ये मान्यता थी कि एक बार जो ज़मीन इस्लाम की हो गई ता जिंदगी वो ज़मीन इस्लाम की ही होनी चाहिए थी। यही प्रेमाइस जो है तबलीगियों का भी है कि ये इस्लाम की भूमि हो गई है, हमारे पुरखों ने इस पर राज किया है। सर सैयद ने क्या कहा, 600 साल तक तलवार के बल पर हमारे पुरखों ने इस देश पर राज किया है। ये सर सैयद है, इसलिए नहीं भारत से जाना चाहते, इसलिए उनका कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता हो, हिंदू मुस्लिम सौहार्द हो, इसके लिए नहीं। ये जो देवबंद है उसी की तो है पैदाइश है ये जमीयत। बाद में उनका विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान का। हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि उसी की तो है और उसी से तबलीगी भी आया। तबलीगियों को लगता था कि अरे ये तो मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो चूड़ी पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, टीका करती हैं, तो इसका मतलब तो इस्लाम, वो मक्का से आकर के घूम करके आए थे, उनको लगा कि ये तो सारे के सारे यहाँ पर घर वापसी हो जाएगा इन सारे लोगों को। शुद्धि आंदोलन उस समय चल रहा था। बहरहाल दूसरा अकबर ओवैसी तो अभी जो बोल रहे थे दूसरा हिस्सा पर मैं भी बोल देना चाहता हूं कि भारत में यदि मुसलमान न होते, भारत के मुसलमान तो यही कह रहे थे कि हम आपके साथ नहीं रह सकते,
हमारे पुरखे अलग हैं, हमारे प्रतीक अलग हैं, हमारे धर्म अलग है, हमारी सभ्यता अलग है। वो कह रहे थे कि हम नहीं रहना चाहते हैं आपके साथ, हम रह ही नहीं सकते। हमारे नेताओं को जिद थी कि हम साथ रह करके दिखाते हैं, तो साथ रह करके दिखाते हैं। तो देखो भुगत रहो, आज जो देश भुगत रहा है वो हमारे नेताओं की गलतियों के कारण भुगत रहा है। इन्होंने जिक्र किया है ये मेरे पर्सपेक्टिव है। जब आजादी के बाद क्योंकि कैंसर जो है ना, जब फैलता है तो पूरे शरीर में फैलता है ना, ऐसा थोड़े है। वो लिख रहे हैं जब आजादी के बाद मुस्लिम विरोधी दंगे शुरू हुए तो महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ अनशन किया, लेकिन कुछ कांग्रेस के नेताओं को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये क्यों हम भूल जाते हैं कि सरदार पटेल की मारने के लिए यहां पर दिल्ली के अंदर मस्जिदों से नई गोलियां चलाई गई थी? इस बात की पीढ़ी कौन जानता है? और आजादी के बाद सबसे पहले दंगे भी कहां पर हुए थे? 1954 और 56 में मेरठ और अलीगढ़ के अंदर हुए थे, जो मुस्लिम बहुल इलाके थे। दंगे तो उस समय भी शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी हमारे नेताओं के दिमाग में एक कीड़ा भरा हुआ था कि हम इनके साथ रह सकते हैं। तो रह सकते हैं तो आज देखिए आप लैंड जिहाद जेलिए, आपको क्यों परेशानी हो रही है? पश्चिम बंगाल की देन है। पश्चिम बंगाल में भी वैसे एक स्टेटमेंट ऐसा आया, बयान के लिए समय नहीं होगा इसलिए पहले बता देता हूं आपको। सुकांत मजूमदार पहले इनके अध्यक्ष थे, अब शायद सिर्फ सांसद हैं। हाँ, सांसद। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जब पश्चिम बंगाल में 60% मुसलमान हो जाएंगे, अभी 35% माने जाते हैं, तो अब 60% हो जाएंगे तो ये बैनर्जी और चैटर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे कभी। ये बात तो ममता बनर्जी को उलाने में कह रहे थे कि तब तो आप भी नहीं बन पाएंगी, जिनकी हिमायत आप करती हैं, एक बार उनकी पॉपुलेशन इतनी हुई तो आप भी नहीं बन पाएंगे। ये बीजेपी के सांसद का स्टेटमेंट था। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने अब एसआईआर का मुद्दा उठाया हुआ है और वो कुछ बातें कह रही हैं कि ये 1,36,00,000 लोगों के नाम काटने की तैयारी जो कर रहा है चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर। ये कौन है, इनकी लिस्टें कहाँ हैं, ये किसी के पास नहीं है, ये नाम किसी को नहीं मालूम, हमको तो नहीं दिया गया। कौन है सस्पेक्ट जो माने जा रहे हैं, चाहे घुसपैठ ही कहिए या जिनके कागज ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा ये जो 54 लाख नाम काट दिए गए ऑलरेडी फर्स्ट फेज में, उनकी भी लिस्ट हमको नहीं दी गई है। और व्हाट्सएप पर सारा एसआईआर का ड्राइव चलाया जा रहा है, सारे निर्देश व्हाट्सएप पर आते हैं बीएलएस को, ये उनका कहना, बीएलओस को चुनाव आयोग की तरफ से, और बिल्कुल आर्बिट्री तरीके से सारा मामला चल रहा है। और मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने एक इंपॉर्टेंट बात की, वो भी आपको बता दूं। इलेक्शन, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जब बिहार के समय गया था तो यही बात होती थी कि ये नागरिकता जांचने का काम कर रहे हैं, नागरिकता जांचना इनका काम ही नहीं है। तो एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने जवाब देते हुए कहा है कि नागरिकता जांचना हमारा काम है, क्योंकि नागरिकता जांचे बगैर वो वैध वोटर है ये हम कैसे पता लगाएंगे। नागरिकता जांचना हमारा काम है, उसको बाहर निकालना हमारा काम नहीं है। हमें अगर कोई सस्पेक्ट मिल गया कि भाई ये मुझे यहां का आदमी नहीं लगता, हम उसको वोटर लिस्ट में नहीं जाने देंगे, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके बाद उसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दूं या ना दूं, और वो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करे, उसको देश निकाला दे, जो मर्जी करे, वो अलग विषय है। लेकिन ये जांचना कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, तो फिर किसका काम है? ये बात वो कह रहे थे समीर जी। देखिए, ममता बनर्जी अभी इतने एसआईआर को लेकर जिसका जिक्र कर रही है और बोल रही है कि भाई उनके व्हाट्सएप पे सब चल रहा है, कोई डाटा नहीं मिला गया। आज तो ममता बनर्जी के लिए हाईकोर्ट में दिल्ली में सुनवाई, कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है आज, जो ममता बनर्जी ने किया था, आज उसकी सुनवाई होने वाली है। हाँ, उस पर आज सुनवाई होने वाली है। तो ममता बनर्जी को जरा इंतजार करना चाहिए। अभी हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन आते हैं। और चुनाव आयोग ने जब पहली बार बैठक ली थी बंगाल के अंदर, तब तो टीएमसी के सब लोग गए थे, उन्होंने पूरा बता दिया था कि आपको कॉपी मिलेगी, और कॉपी मिली है इनको। और अभी 4 दिन पहले मना कर रही, बोले हमें कोई डेटा नहीं मिला। 4 दिन पहले नाम काट दिए, वो लिस्ट हमारे पास 4 दिन पहले तो इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जब टीएमसी के नेताओं की बैठक ली, तब उस बैठक में उसने कहा कि हमारा कोई भी सारे बीएलओ को एक्टिव कर दो, जो सूची आई है उससे मिलान करो, और जितने लोग छूट गए उनके नाम कैसे जोड़ सकते हैं उसके ऊपर आप फोकस करो। अभिषेक बनर्जी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि इनको कॉपी मिली है, और उन्होंने अपने सांसदों को और अपने विधायकों को और संगठन के नेताओं से कहा है कि उस आधार पर वो जो छूट गए टीएमसी के वोटर्स, उनको जोड़ने का काम किया जाए। जो वोटर कट गए, अगर कोई वैलिड वोटर है तो उसको जोड़ने का काम किया जाए। ममता बनर्जी एक बोल रही है, अभिषेक बनर्जी एक बोल रहे हैं। मैं तो सर ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये बिहार में तो हम देख चुके ना, 2 महीना यही सब तो चला, जमीन पे भी और कोर्ट में भी, फिर वही मुकदमे पहुंच गए हैं, फिर वही बातें हो रही है दोबारा। स्टेट अलग स्टेट ना, नए तरीके से लड़ाई होगी, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे ना, हर एक की थाली अलग अलग है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में बात हो गई खत्म, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बहुत सारे टेक्निकल कारण लेकर आप वहां पर चले जाइए, फिर वहां पर वो लड़ाई चलती रहेगी कि किस तरह से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ज्ञानेश कुमार जी जब ये बात कह रहे हैं कि नागरिकता जांचने का काम हमारा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वोट उसी को देना ना जो हिंदुस्तानी नागरिक होगा। लेकिन वही है, अगर कह रहे हैं कि नहीं ये इसके बाद मेरा काम नहीं है कि हम उन्हें दें कि ना दें, ये तो जिम्मेदारी उनकी है।
मेरे हिसाब से कि चुनाव आयोग को वो लिस्ट जो उन्होंने के हिसाब से नागरिक नहीं है उसकी लिस्ट होम मिनिस्ट्री को देनी चाहिए कि भाई इनको आप देखिए ये कौन लोग हैं, उनकी नागरिकता तय करने। लेकिन नागरिकता जांचना और नागरिकता तय करना दो अलग अलग शब्द हैं। तो नागरिकता जांचने का काम चुनाव आयोग का है, नागरिकता तय करने का काम होम मिनिस्ट्री का है, बिल्कुल सही है ना। ये दो फर्क है, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। वो ठीक कह रहे हैं ना आपकी जगह हाँ, से। वो मेरे हिसाब से ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन उनको ये करना चाहिए कि चुनाव आयोग को यदि ऐसा लगता है कि भाई ये लोगों की लिस्ट काटी हमने सिटीजनशिप की वजह से, तो वो लिस्ट होम मिनिस्ट्री को देनी चाहिए उनको। अच्छा, ये डेटा कभी नहीं आता, इस नाम से हाँ। डेटा कभी नहीं आता कि ये सिटीजनशिप सस्पेक्ट है, Suspect, ये कभी हाँ, नहीं आती। हाँ। नहीं, गृह मंत्रालय वो देगा। इसीलिए ना कि वो नहीं कहते हैं कि आता। ये नागरिक नहीं है हमारे पास, तो हम अपना काम खत्म हो गया। नहीं, इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने बवाल पहले ही तय कर दिया है ना। कांग्रेस पार्टी ने बवाल करना शुरू किया कि आप नागरिकता देख करके और आप इसको हटाना चाहते हैं। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने सर, ये एक बात अदालत की एक बड़ी खबर और है सुप्रीम कोर्ट की, वो मैं बता दूं त्रिपाठी जी, इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे यहाँ जितने सरकारी अफसर होते हैं, इनके ऊपर अगर कोई मुकदमा चलाना है तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे आप किसी भी छोटे से छोटे सरकारी अधिकारी के ऊपर भी आप मुकदमा नहीं चला सकते। परमिशन। तो ये एंटी करप्शन एक्ट की धारा 17A है जो 2018 में जोड़ी गई थी, जो ओरिजिनल कानून था उसके अंदर 1988 का। इसको लेकर के मुकदमा गया कि भाई ये धारा खत्म की जाए। कोई अगर करप्शन कर रहा है और मान लीजिए उसके प्रमाण मिल रहे हैं, कोई शिकायत करता है तो क्यों छूट मिले उसको। इसका दूसरा पक्ष यह है कि भाई वो व्यक्ति अपने कार्य निर्वहन के प्रक्रिया में जो फैसले लेगा उससे कोई ना कोई एक पक्ष जो है उसको वो प्रभावित होगा, तो वो उसको जो है परेशान करने के लिए मुकदमा कर सकता है। तो एक प्रोटेक्शन है उनको। ऐसे ही आपको मालूम है वो जो इलेक्शन कमिश्नर्स को क्यों प्रोटेक्शन मिली हुई, इम्यूनिटी, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। तो इस पर हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच का फैसला आया और दोनों की राय बटी हुई थी। एक जज ने कहा कि यह धारा गलत है, इसको हटाना चाहिए। दूसरे जज ने कहा नहीं, ये धारा ठीक है, इसको होना चाहिए, ये प्रोटेक्शन एक सरकारी अफसर के पास होनी चाहिए। तो अब ये लार्जर बेंच को जाएगा और वो जब बेंच बनेगी उस पर फैसला होगा, लेकिन इसके परिणाम जो होंगे वो दूर तक जाने वाले होंगे। त्रिपाठी जी, क्या राय आपकी इस पर? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जो सरकारी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको इस तरह का प्रोटेक्शन देना ही चाहिए। मैं इस पक्ष का हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, आखिरी वर्डिक्ट जो भी आएगा उसके हिसाब से तय होगा। क्योंकि अगर आप वो नहीं देंगे तो आज के समय में, पहले भी ये होता था, बढ़ गया है। अब तो कितने मामले आते हैं कि आदमी उल्टा सीधा कर देता है, एक छोटा सा वीडियो बनाया, कुछ कर दिया, कुछ आरोप लगा दिया। लेकिन जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, यानी जो शिकायत के समाधान की प्रक्रिया है, उसमें जवाबदेह अधिकारी को बनाना पड़ेगा। इसको दोनों का अंतर मतलब अगर समझें तो कोई भी किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के ऊपर आरोप लगा दिए ठीक नहीं है। जैसे इसको और अच्छे से समझ लें तो जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले समझिए, किसी भी जज पर उठकर कोई केस कर दे, इससे प्रोटेक्शन बड़ा अच्छा। लेकिन जज साहब के घर में नोट की जली हुई बोरी मिले और उसके बाद भी वो बचे रह जाएं, अभी तो उस पर बहस चल रही है, तो ये ठीक नहीं है। बस इतना ही अंतर है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर 2 लाइन को समझ लेगा तो इसी बढ़िया से डिसीजन सुना दे, बड़ी जरूरत है।